आज हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। इसकी डेफिनेशन नॉर्मली आईकॉम पार्ट 1 में स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती हैं। अप टू 80% डेफिनेशंस वही हैं जो पार्ट 1 में कॉमर्स के चैप्टर्स में पढ़ी होती हैं। तो देखें, फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, डिफाइन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है या पार्टनरशिप क्या होती है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, लोगों के दरमियान ताल्लुक, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्रीड हुए हैं, यानी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है ताकि वो कारोबार का नफा तकसीम कर सकें, आपस में शेयर कर सकें। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो कारोबार जो सब मिलकर चला रहे होंगे या उनके बिहाफ पर उनमें से कोई एक दो लोग चला रहे होंगे, इस कॉल्ड पार्टनरशिप। सिंपल वर्ड्स में वही कॉन्सेप्ट जो पहले भी पढ़ा होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार करें और उसका नफ़ा और कारोबार की सरगर्मियाँ, जिम्मेदारियाँ आपस में तकसीम कर लें, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। और डेफिनेशन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन फर्म। फर्म क्या होती है? द पर्सन्स हु एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, ऐसे लोग जो मिलकर पार्टनरशिप का कारोबार कर रहे होते हैं, आर कोलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, तो उन्हें मजमूई तौर पर फर्म कहा जाता है। फिर है डिफाइन पार्टनर। पार्टनर कौन होता है? द पर्सन्स हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप, ऐसे लोग जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं, और इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, उन्हें अकेला जब कहा जाएगा, इनफरादी तौर पर जब कहा जाएगा तो हम उसे पार्टनर कहेंगे, और जब इज्तमाही तौर पर कहा जाएगा, मजमूई तौर पर, उन्हें फर्म कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ मैनी पार्टनर्स कैन बी इन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में कितने पार्टनर्स होते हैं? तो देखें, इन पार्टनरशिप बिजनेस में देयर कैन बी एट लीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी पार्टनर्स कैन बी इन बैंकिंग बिजनेस पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में बैंकिंग का कारोबार किया जा रहा हो तो कितने पार्टनर होंगे? तो देखें, इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस में देयर कैन बी एट लीस्ट 2 पार्टनर्स, इसमें भी कम से कम 2 ही पार्टनर हैं, एंड मैक्सिमम 10 पार्टनर्स। मैक्सिमम 20 की बजाय 10 हो जाएंगे अगर हम बैंकिंग बिजनेस करें। डेफिनेशन नंबर 6 देखें, डिफाइन पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड यानी शराकती मुआहिदा, वो एग्रीमेंट जो पार्टनर्स ने आपस में तय किया हो। तो देखें, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, वो मुआहिदा जो पार्टनर्स ने आपस में लिख कर लिया। डिफाइनिंग रूल्स रेगुलेशन, जिसमें कायदो ज़ाबित होंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज, हुकूक और फ़राइज़ होंगे। इस कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कि अगर पार्टनर्स ने कोई ख़ास आपस में एग्रीमेंट में बातें तय नहीं की तो रूल्स क्या अप्लाई होंगे। तो देखते हैं, रूल नंबर 1, 6% इंटरेस्ट इज पेड इन केस ऑफ लोन। अगर कोई पार्टनर कारोबार को कर्जा दे देता है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं किया गया तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। नंबर 2 रूल देखते हैं, सैलरी इज नॉट पेड टू ईच पार्टनर। अगर आपस में तय नहीं किया, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा सैलरी से रिलेटेड, तो किसी पार्टनर को भी सैलरी नहीं मिलेगी। रूल नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर पार्टनर्स ने आपस में नफ़ा और नुकसान तकसीम करने के लिए कोई रेशो तय नहीं की हुई तो फिर सब में बराबर प्रॉफिट एंड लॉस तकसीम होगा। और नंबर 4, कमीशन इज नॉट पेड टू ईच मेंबर। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, कमीशन इज नॉट पेड टू ईच पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं दी जाएगी। वैसे ही सैलरी की तरह कि अगर एग्री नहीं किया गया तो किसी पार्टनर को भी कमीशन नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन मेजर पार्टनर कौन होता है। नाम से जाहिर है ऐसा पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो। तो आ मेजर पार्टनर इज़ अ पर्सन, ऐसा शख्स होता है हुज एज इज़ 18 ईयर, जिसकी उम्र 18 साल होती है और अबव 18 ईयर या 18 साल से ज़्यादा होती है, इस कॉल्ड मेजर पार्टनर, उसे हम मेजर पार्टनर कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 19 है, ये मेजर पार्टनर का उल्टा होगा, डिफाइन माइनर पार्टनर। तो माइनर पार्टनर की डेफिनेशन देखें आप, पार्टनर हुज एज इज लेस देन 18 ईयर, ऐसा पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, इस कॉल्ड माइनर पार्टनर। अ माइनर पार्टनर कैन शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बट नॉट द लॉसेज। क्योंकि इसकी एज कम होती है और ये नॉर्मली मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, डिसीजन में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए अगर माइनर पार्टनर ऐड किया जाए तो सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है, नुकसान में हिस्सेदार नहीं होता।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सीनियर या एक्टिव पार्टनर कौन होता है। तो देखिए सीनियर पार्टनर की डेफिनेशन, अ पार्टनर हु इन्वेस्ट लार्ज पोर्शन ऑफ कैपिटल, ऐसा पार्टनर जो सरमाया ज़्यादा लगाता है इन द बिजनेस, कारोबार में, एंड हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस, और उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, इस कॉल्ड सीनियर पार्टनर, उसे हम सीनियर पार्टनर कहते हैं। ही हैज़ अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द फर्म, उसकी कारोबार में नुमाया पोजीशन होती है ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, स्किल हुनर की वजह से, एनर्जी यानी उसके एक्टिविटी लेवल की वजह से, एज उम्र की वजह से, एंड अदर फैक्टर, और दूसरी वजूहात की बिना पर। डेफिनेशन नंबर 11 है हमारे पास, डिफाइन जूनियर पार्टनर। जूनियर पार्टनर क्या होता है, पिछली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सीनियर पार्टनर, ये उसका ऑपोजिट है, यानी ऐसा पार्टनर जो पैसे भी कम लगाएगा और जिसका एक्सपीरियंस भी कम होगा। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, पर्सन हु हैज़ अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, जिसकी सरमायाकारी कम है, एंड हैज़ लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस, और कारोबार करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी कम है, इस कॉल्ड जूनियर पार्टनर, उसे हम जूनियर पार्टनर कहते हैं। फिर हमारे पास डिफाइंड नॉमिनल पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ नाम का पार्टनर हो, यानी ऐसा पार्टनर जो अपना नेम यूज करने के लिए देता है। अ पार्टनर हु अलाउज हिज नेम टू बी यूज इन द बिजनेस, ऐसा पार्टनर जो अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए कारोबार को दे दे, इज नाउन एज नॉमिनल पार्टनर। नॉर्मली ऐसे पर्सन होते हैं जो फेमस पर्सनैलिटीज हों, तो अपने नेम से बिजनेस करने की इजाज़त दे देते हैं या अपना नाम अटैच कर लेते हैं किसी बिजनेस के साथ ताकि बिजनेस प्रमोट हो। ही नॉर्मली नेदर इन्वेस्ट इन कैपिटल, ना तो सरमाया लगाता है कैपिटल में। नॉर्मली की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पैसे नहीं लगाएगा, नॉर्मली यानी ज़्यादातर ये पैसे नहीं लगाते। नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, और ना ही कारोबार की मैनेजमेंट में ये हिस्सा लेते हैं। फिर है डेफिनेशन नंबर 13 हमारे पास, डिफाइन सीक्रेट पार्टनर। नाम से जाहिर है ऐसा पार्टनर जिसको लोग नहीं जानते होंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं, पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, जो कारोबार के मामलात में एक्टिव हिस्सा लेता है, बट इज अननोन टू पब्लिक, लेकिन लोग उसे नहीं जानते, इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। ही इन्वेस्ट इन कैपिटल, ये पैसे भी लगाता है, एंड इज लाइबल टू द क्रेडिटर ऑफ फर्म, और जिम्मेदार भी होता है क्रेडिटर्स के लिए। बस फर्क यह है कि लोग इसका नाम नहीं जानते, हिडन रखा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, डिफाइन साइलेंट पार्टनर। ये सीक्रेट पार्टनर का ऑपोजिट है। सीक्रेट पार्टनर में हमने पढ़ा था जो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है पर लोग नहीं जानते। साइलेंट पार्टनर क्या है, ये मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, अलबत्ता लोग इसे जानते हैं, तो इसका ऑपोजिट है। तो डेफिनेशन देखते हैं, पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ऐसा पार्टनर जो कारोबार की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, एंड इज नाउन टू पब्लिक, लेकिन लोग उसे जानते हैं एज अ पार्टनर, पार्टनर के तौर पर, इज कॉल्ड साइलेंट पार्टनर, उसे हम साइलेंट पार्टनर कहते हैं। ही इज आल्सो नाउन एज डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर, इसे हम डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं, ये इसके दूसरे नाम है, याद रखते हैं। फिर डेफिनेशन नंबर 15 है हमारे पास, डिफाइन एक्टिव पार्टनर। देखें सीक्रेट पार्टनर में हमने पढ़ा जो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है पर लोग नहीं जानते, और साइलेंट में हमने पढ़ा जो मैनेजमेंट हिस्सा नहीं लेता लेकिन लोग जानते हैं। तो एक्टिव पार्टनर वो है जो मैनेजमेंट में हिस्सा भी लेता है और उसे लोग भी जानते हैं, यानी दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसमें, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर है। डेफिनेशन देखें आप, पार्टनर हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ऐसा पार्टनर जो कारोबार की मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेता है, एंड इज नाउन टू पब्लिक, और लोग भी उसे जानते हैं एज अ पार्टनर, इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर, उसे हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 16 है हमारे पास, डिफाइन इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर कौन होता है, a person who is newly admitted in the firm with the consent of all the partners is called incoming partner। ऐसा पार्टनर जो तमाम पार्टनर्स की रजामंदी के साथ न्यूली एडमिट किया जाए, यानी नया बिजनेस में शामिल किया जाए, उसे हम कहते हैं इनकमिंग पार्टनर। He is not liable for any act of the firm performed before he becomes the partner unless he agrees। यानी जिस तारीख को वो पार्टनर बिजनेस में शामिल हुआ है उससे पहले के कामों के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, अगर वो एग्री कर लिया है, एग्रीमेंट में शामिल कर दिया गया है कि भाई वो पिछले ही बातों का भी जिम्मेदार होगा, तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो बाकी चीज़ों का जिम्मेदार नहीं होगा उस तारीख से पहले जिस तारीख को उसने ज्वाइन किया है।
तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं ये इनकमिंग पार्टनर। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 17 हमारे पास, डिफाइन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नाम से जाहिर है ऐसा पार्टनर जो ये एग्री करेगा कि उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाए, नुकसान के केस में वो हिस्सा शेयर नहीं करेगा। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव प्रॉफिट्स ओनली, अगर एक पार्टनर एंटाइटल हो, जिम्मेदार हो, टू रिसीव प्रॉफिट ओनली, कि वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, एंड नॉट लाइबल फॉर लॉसेज, इज नाउन एज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। यानी लॉसेज में हिस्सा नहीं लेगा तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट। ही इज़ नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, क्योंकि नुकसान का ये जिम्मेदार नहीं होता। यही वजह है कि इसको कारोबार की मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेने नहीं दिया जाता। डेफिनेशन नंबर 18 है हमारे पास, डिफाइन डिजीज पार्टनर। डिजीज मतलब जो मर चुका हो, जिसकी डेथ हो जाए। तो डेफिनेशन देखें, अ पार्टनर हुज लाइफ हैज एक्सपायर्ड इज नाउन एज डिजीज पार्टनर। ऐसा पार्टनर जिसकी लाइफ एक्सपायर हो गई हो उसे हम डिजीज पार्टनर कहते हैं। The share of capital and profit of such partner is paid to his legal heirs in lump sum or in installment। और इन इंस्टॉलमेंट जो ऐसा पार्टनर होता है उसका बकाया कैपिटल या प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो उसके लीगल हायर यानी उसके वर्सा को दे दिया जाता है। फिर है डेफिनेशन नंबर 19, डिफाइन रिटायर्ड पार्टनर कौन होता है। नाम से जाहिर है ऐसा पार्टनर जो रिटायर हो जाए यानी जो फर्म को छोड़ जाए। तो आप पार्टनर हु लीव्स द फर्म, ऐसा पार्टनर जो फर्म लीव कर दे ड्यू टू सर्टेन रीजन, किसी भी वजह से, इज नाउन एज रिटायर्ड पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। उसे हम रिटायर्ड पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं। ही इज लाइबल टू पे ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ फर्म इनकर्ड बिफोर हिज रिटायरमेंट। वो अपनी रिटायरमेंट से पहले फर्म की तमाम जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होता है। फिर हमारे पास डेफिनेशन नंबर 20, डिफाइन कोजाई पार्टनर। कोजाई कहते हैं लाइक यानी पार्टनर की तरह होना, यानी ऐसा पर्सन जो पार्टनर तो नहीं है लेकिन उस पर कोई ना कोई जिम्मेदारी वैसे ही है जैसे वो भी पार्टनर हो। तो डेफिनेशन देखते हैं, पर्सन हु लेफ्ट हिज कैपिटल इन द बिजनेस एज लोन एंड रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट इज नाउन एज खुदाई पार्टनर। यानी ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप छोड़ गया लेकिन उसने अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं किया, कैपिटल उसने फर्म में ही रहने दिया, जिस तरह बाकी पार्टनर्स का कैपिटल है वैसे इसने कैपिटल रहने दिया, लेकिन एज अ लोन कर्जे के तौर पर, और उस पर इंटरेस्ट रिसीव करता हो, तो ऐसे पार्टनर को हम कुजाई पार्टनर कहते हैं। यानी अब पार्टनर तो नहीं रहा लेकिन फिर भी इदारे के साथ उसका भी लिंक मौजूद है। फिर हमारे पास डेफिनेशन नंबर 21, डिफाइन होल्डिंग आउट पार्टनर। होल्डिंग आउट पार्टनर किसे कहते हैं। वैसे होल्डिंग आउट का मतलब होता है मुंह बोला है, यानी मुंह से कहा गया हो। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, आप पर्सन who hold himself out as a partner of firm by words of mouth or by his conduct। ऐसा पार्टनर हु होल्ड हिमसेल्फ, जिसने खुद को बताया है कि वो फर्म का पार्टनर है, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, मुंह से कहकर किसी को बता दिया या अपने रवैये से किसी को बता दिया, बिफोर थर्ड पार्टी, किसी तीसरी पार्टी के सामने, दो ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म, जबकि वो उस फर्म का पार्टनर ही नहीं था। यानी अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स के सामने ये कह देता है कि मैं फलानी फर्म का पार्टनर हूँ, या उसके लिए एज अ पार्टनर कोई कंडक्ट कर देता है, कोई काम कर देता है, जबकि एक्चुअली वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है, तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं इज कॉल्ड पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट पार्टनर, कि वो होल्डिंग आउट पार्टनर है यानी मुंह से बोला पार्टनर है। फिर डेफिनेशन नंबर 22 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप और फर्म के खात्मे में क्या फ़र्क है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस एंडिंग ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से मुराद है किसी भी फर्म के पार्टनर के दरमियान एग्रीमेंट खत्म हो जाना, बट नॉट अमंग ऑल दी पार्टनर, लेकिन तमाम पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट खत्म ना होना। जिस तरह अगर किसी फर्म में 10 पार्टनर है और उनमें से कोई एक पार्टनर एग्रीमेंट खत्म कर देता है तो हम कहेंगे कि ये पार्टनरशिप खत्म हो गई है, लेकिन बिजनेस खत्म नहीं हुआ, फर्म खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग 9 पार्टनर हैं वो बिजनेस को चला लेंगे। But dissolution of firm means dissolution of agreement among all the partners of firm।
लेकिन अगर तमाम पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए और कारोबार भी ख़त्म कर दिया जाए तो फिर हम कहेंगे कि फर्म डिसोल्यूट हो गया। तो ये फ़र्क है। अगर एक दो पार्टनर छोड़ दें लेकिन बाकी लोग काम करें तो हम कहेंगे पार्टनरशिप ख़त्म हुई है, फर्म ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अगर तमाम पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए तो फिर हम कहेंगे फर्म ख़त्म हो गई। डेफिनेशन नंबर 23 है, इन वट वेज अ पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व, कितने तरीकों से पार्टनरशिप को ख़त्म किया जा सकता है। तो नंबर 1 देखें, बाय एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स फॉर डिसोल्यूशन, अगर तमाम पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर लें कि भाई आज से हम बिजनेस ख़त्म करते हैं, तो ये पहला तरीका होता है बिजनेस को ख़त्म करने का, बाय एग्रीमेंट। नंबर 2 इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर पार्टनरशिप एट विल हो, पार्टनरशिप एट विल होती है रजा कराना पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स की मर्जी होती है, जब मर्जी कारोबार छोड़ सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर एक पार्टनर नोटिस दे दे तो उस तारीख से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। और नंबर 3 इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन अपॉन सर्टेन इवेंट, किसी खास इवेंट के होने पर कंपल्सरी बिजनेस को खत्म कर दिया जाए, तो ये तीसरा तरीका है। एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर फोत हो गया, डेथ हो गई किसी पार्टनर की, तो पार्टनरशिप खत्म कर देना कंपल्सरी हो जाता है। तो किसी खास इवेंट के होने पर पार्टनरशिप खत्म कर दिया जाए। तो 3 तरीके हैं पार्टनरशिप को खत्म करने के। नंबर 1 इज बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कर लें खत्म करने का। नंबर 2 इज बाय नोटिस, लेकिन ये सिर्फ पार्टनरशिप एट विल के केस में है। नंबर 3 इज कंपल्सरी पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप की किसी खास इवेंट पर उसे खत्म कर दिया। डेफिनेशन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन देखें, द सिचुएशन व्हेन लायबिलिटीज ऑफ एनी पार्टनर बिकम मोर देन हिज एसेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। अगर एक पार्टनर की जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाएं उसके एहसासों से, तो हम कहेंगे ये इंसॉल्वेंसी की पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज का वैसे मतलब होता है बेच देना, सेल करके पैसे ले लेना। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? तो देखें, एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड गेन और लॉस, ऐसा अकाउंट जो इसलिए बनाया जाए कि हम देखें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचने पर। एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ अदा करने पर। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप खत्म हो जाए, इसका रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो उसके सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, फिर उन पैसों से सारी लाइबिलिटीज़ अदा की जाती है, और फिर देखा जाता है कि बचत हुई है या नुकसान हुआ है। तो ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 26, डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम प्रॉफिट्स तकसीम करते हैं तमाम पार्टनर्स का, यानी बिजनेस ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है, फिर उस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेफिनेशन देखें, द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा अकाउंट जो हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट यानी जितना प्रॉफिट तकसीम करना है वो फाइंड करने के लिए बनाएंगे। अमंग दी पार्टनर्स, पार्टनर्स में तकसीम करने के लिए, यानी पार्टनर्स में प्रॉफिट तकसीम करने के लिए जो हम अकाउंट बनाएंगे उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास गुडविल, पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है पार्ट 1 में। गुडविल मीन्स अच्छा नाम होना, बिजनेस की साख होना, जिसकी वजह से बिजनेस ज़्यादा में सेल हो सकता है। तो देखें, दी एक्स्ट्रा सेलेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एक्स्ट्रा सेलेबल वैल्यू ड्यू टू इट्स गुड रेपुटेशन, क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, एंड गुड नेम, और उसका नाम अच्छा है, इस कॉल्ड गुडविल, इसे हम गुडविल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन इज गुडविल वैल्यूड। गुडविल को हम कब वैल्यू करते हैं, यानी उसकी वैल्यू कब निकालने की जरूरत पड़ती है। तो नंबर 1 ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन करेंगे तब। नंबर 2 ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा तब जरूरत पड़ेगी। नंबर 3 ऑन सेल ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस सेल करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। और नंबर 4 व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी चेंज, जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो चेंज करनी पड़ेगी, यानी पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट तकसीम हो रहा है, अगर उस रेशियो को चेंज करना हो तब हमें गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? डेफिनेशन देखें, an account which is prepared to find gain or loss on revaluation of asset and liabilities। इससे पहले हमने पढ़ा था रियलाइजेशन अकाउंट, वो था जब पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करते हैं
तो उनकी वैल्यूज रिकॉर्ड करने, प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए जो अकाउंट बनता है वो था रियलाइजेशन अकाउंट। अब है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट वैसा ही होता है, वही प्रिंसिपल होता है, फ़र्क ये है कि बिजनेस ख़त्म होने पे नहीं बनता, बल्कि जब भी कोई न्यू पार्टनर ऐड हो या कोई पार्टनर छोड़ के जाए तो हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की दोबारा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उस मकसद के लिए जो अकाउंट बनता है उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेफिनेशन में भी ये कह रहे हैं, अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू फाइंड गेन और लॉस, जो गेन और लॉस मालूम करने के लिए बनाया जाएगा। ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, उस वक्त जब एसेट और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तब जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा या एडमिट हो जाएगा, नया पार्टनर आ जाएगा उस वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, डिफाइन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होती है? तो डेफिनेशन देखें, द रेशो अकॉर्डिंग टू विच शेयर ऑफ रिटायर और डिजीज पार्टनर इज रिसीव्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर। कहता है जब कोई पार्टनर मर जाए या रिटायर हो जाए तो उनका हिस्सा पुराने जो पार्टनर्स हैं उनमें तकसीम किया जाएगा। तो उस जिस रेशो के हिसाब से तकसीम किया जाएगा उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो। जैसे देखें, 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर छोड़ गया जिसका हिस्सा 30% था, रिमेनिंग रह गए 3 पार्टनर। तो उन 3 पार्टनर को उस 30% का कितना कितना हिस्सा शेयर होगा, उस रेशो को हम कहेंगे गेनिंग रेशो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द फार्मूला फॉर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फार्मूला बताएं। तो सिंपल सा फार्मूला है, देखिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जो न्यू रेशो पार्टनर्स के आपस में डिसाइड होगी वो माइनस ओल्ड रेशो, यानी जब 4 पार्टनर थे तब वाली रेशो को माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास गेनिंग रेशो आ जाएगा। फिर इसका ऑपोजिट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में, व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशो, आल्सो गिव इट्स फार्मूला। देखें, गेनिंग रेशो तब थी जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता था, तो जो रिमेनिंग पार्टनर थे उनको प्रॉफिट में हिस्सा गेन हो जाता था, यानी उनका हिस्सा बढ़ जाता था। अब है सैक्रिफाइस रेशो, यानी जब कोई नया पार्टनर ऐड होगा तो उसको भी तो प्रॉफिट में हिस्सा देना है। तो जो पुराने पार्टनर्स थे वो अपने में से कुछ हिस्सा प्रॉफिट का नए पार्टनर को दे देंगे, यानी वो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे। तो ऐसी रेशो कहते हैं हम सैक्रिफाइस रेशो। तो डेफिनेशन देखें, आ रेशो इन विच, ऐसी रेशो जिसमें ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू गिव देयर पार्ट, जिसमें पुराने पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि वो अपना हिस्सा देंगे ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, अपने मौजूदा हिस्से में से, टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को इस कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। और इसका फार्मूला भी वैसा ही है सैक्रिफाइसिंग रेशो का, बस फ़र्क यह है कि इसमें ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। जब गेनिंग रेशो थी तो न्यू रेशो में से ओल्ड को माइनस किया था, अब सैक्रिफाइस करना है तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन गुडविल इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। कि कब ओल्ड पार्टनर अपनी जो गुडविल है उसको शेयर करते हैं सैक्रिफाइस रेशो पे। तो सिंपल सा इसका आंसर है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, जब नया पार्टनर गुडविल के हिस्से में कैश लेकर आएगा, देन इट इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से उसे आपस में शेयर कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन गुडविल इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। कब गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे ओल्ड रेशो के हिसाब से। सैक्रिफाइस रेशो के हिसाब से तो हमने पढ़ लिया कि जब गुडविल इन कैश फॉर्म में लेके आए जाए, तब न्यू रेशो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से जो न्यू गुडविल आती है उसको पुराने पार्टनर शेयर कर लेते हैं। और अब वो कह रहा है कि ओल्ड रेशो के हिसाब से कब शेयर करते हैं, तो वो देखें, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, जब जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल के लिए पैसे ना लेकर आए, देन इट इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। तो फिर ओल्ड रेशो के हिसाब से ओल्ड पार्टनर उसको शेयर करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोविजन क्या होती है। प्रोविजन मीन होता है पैसे सेपरेट कर लेना, यानी एक हमें अंदाज़ा है कि ये आने वाले वक्त में इस अमाउंट का एक खर्चा हो जाएगा, तो हम क्या करें, वक्त के साथ साथ पहले ही पैसे सेपरेट करते रहें कि जब उस खर्चे का टाइम आए तो हमारे पास पैसे जमा हो चुके हों। तो इस अमाउंट को हम कहते हैं प्रोविजन है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, द अमाउंट विच इज़ केप्ट सेपरेट, ऐसी रकम जो लैदा कर दी जाए फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए, टू बी यूज इन फ्यूचर, ताकि उसे फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सके, इस कॉल्ड प्रोविजन, उसे हम प्रोविजन कहते हैं। तो यहाँ तक 35 डेफिनेशन थी हमारे इस चैप्टर की।